डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पोरेला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स में गैमेट फॉर्मेशन होता है एवं फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। डियर स्टूडेंट्स, पोरेला एक डायोसियस या हेटेरोथैलिक विषमथैलसी प्लांट है। ऐसा पादप जिसमें नर जननांग एवं मादा जननांग अलग अलग पादपों पर अलग अलग थैलसों पर विद्यमान होते हैं, हेटेरोथैलिक प्लांट कहलाते हैं। यानी कि इनमें एक पादप नर पादप होगा एवं दूसरा पादप मादा पादप होगा। पोरेला में मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट की अपेक्षा छोटा होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस प्रकार का यानी कि विषम युग्मकी प्रकार का होता है। ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स की अपेक्षा छोटे होते हैं, मेल गैमेट मोटाइल होते हैं एवं फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल अगतिशील होते हैं। मेल गैमेट संख्या में अधिक बनते हैं एवं फीमेल गैमेट संख्या में कम बनते हैं एवं सामान्यतः प्रत्येक मादा जननांग में केवल एक ही बनता है। तो ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप कहलाता है। अब देखते हैं इनके मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाते हैं। तो इनका मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम कहलाता है। बहुवचन में इसे एंथेरिडिया कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम कहलाता है एवं बहुवचन में इसे आर्किगोनिया कहा जाता है। अब देखते हैं हम मेल प्लांट पर एंथेरिडियम की पोजीशन, इसकी संरचना एवं इसका विकास। तो नर पादप पर एंथेरिडिया का विकास कुछ विशेष प्रकार की शाखाओं पर होता है जिन्हें एंथेरिडियल ब्रांचेज यानी पुंधानी शाखाएं कहा जाता है। यह एक नर पादप आपको दिखाया गया है। इस नर पादप का यह मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष से यह शाखाएं निकली हुई है। यह शाखा एंथेरिडियल ब्रांच है, पुंधानी शाखा है। पुंधानी शाखा मुख्य अक्ष से लगभग समकोण पर उत्पन्न होती है। पुंधानी शाखा पर डोर्सल सरफेस की तरफ स्थित पत्तियां मुख्य अक्ष पर डोर्सल सरफेस की तरफ स्थित पत्तियों से
छोटी होती है। इन्हें ब्रैक्ट या सहपत्र कहा जाता है। ये डोर्सल जो लीफ है ये सहपत्र कहलाती है। पुंधानी शाखा पर वेंट्रल सरफेस यानी निचली सतह की तरफ स्थित पत्तियाँ, जिन्हें हम एम्फीगैस्ट्रिया कहते हैं, उन्हें यहाँ ब्रैक्टियोल्स यानी सहपत्रिकाएँ कहा जाता है। प्रत्येक ब्रैक्ट की कक्ष में केवल एक एंथेरिडियम का विकास होता है। ये एंथेरिडियल ब्रांच का अक्ष दिखाया गया है। यह डोर्सल सरफेस की तरफ स्थित लीफ है जिसे ब्रैक्ट कहा जाएगा, और इस ब्रैक्ट के कक्ष में, इसके एक्जिल में यह एक एंथेरिडियम विकसित हो रही है। ठीक ऐसा ही यहाँ नीचे की तरफ बताया गया है। यह लीफ या ब्रैक्ट और इसके कक्ष में भी यह केवल एक सिंगल एंथेरिडियम विकसित हो रही है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथेरिडियम। मैच्योर एंथेरिडियम की संरचना। एंथेरिडियम में दो भाग होते हैं। यह एक आधारीय भाग स्टोक या व्रंत कहलाता है। इसका स्टोक दो कोशिकीय मोटा होता है और स्टोक के शीर्ष भाग पर यह लगभग ग्लोब्यूलर बॉडी दिखाई गई है। बॉडी के चारों तरफ कोशिकाओं का एक दो स्तरीय आवरण, यह आवरण बाहर की तरफ विद्यमान होता है जो जैकेट कहलाता है। यह जैकेट आधार की तरफ दो स्तरीय हैं, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर शीर्ष की तरफ यह जैकेट यहाँ से ऊपर की तरफ यह केवल एक स्तर से ही निर्मित है, यानी कि जैकेट आधारीय भाग में बाइलेयर्ड है एवं शीर्ष भाग में सिंगल लेयर्ड है। इस जैकेट से भीतर की तरफ कोशिकाओं का एक पुंज है। ये कोशिकाएं फर्टाइल यानी उर्वर होती है और एंड्रोसाइट के रूप में कार्य करती है। ये एंड्रोसाइट्स रूपांतरित होकर द्विकशाभिकीय एंथेरोजोइड्स का निर्माण करती है। इस प्रकार एक एंथेरिडियम में हजारों की संख्या में एंथेरोजोइड्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ये एक द्विकशाभिकीय एंथेरोजोइड आपको दिखाया गया है। जब एंथेरिडियम परिपक्व हो जाती है तो एंथेरिडियम का स्फुटन होता है। इसका स्फुटन शीर्ष भाग से प्रारंभ होता है एवं
स्फुटन के फलस्वरूप कई सारी एंड्रोसाइट्स मुक्त हो जाती है। ये एंड्रोसाइट्स तुरंत ही रूपांतरित होकर एंथेरोजोइड्स बना लेती है। अब ये एंथेरोजोइड्स जल में तैरते हुए आर्किगोनियम यानी स्त्रीधानी तक पहुँचते हैं एवं फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न करते हैं। अब हम देखते हैं आर्किगोनियम की फीमेल प्लांट पर पोजीशन, इसका विकास एवं इसकी संरचना। जिस प्रकार से मेल प्लांट पर एंथेरिडियम विशेष प्रकार की शाखाओं पर विद्यमान थी, ठीक उसी प्रकार ही आर्किगोनिया भी फीमेल प्लांट पर कुछ विशेष प्रकार की शाखाओं पर विद्यमान रहती है। इन शाखाओं को आर्किगोनियल ब्रांचेज कहा जाता है। यहाँ पर ये फीमेल प्लांट दिखाया गया है और इस पर यह छोटी सी एक आर्किगोनियल ब्रांच दिखाई गई है। आर्किगोनियल ब्रांचेज एंथेरिडियल ब्रांचेज की तुलना में छोटी होती है और इन ब्रांचेज पर केवल 2 से 5 तक ही पत्तियां पाई जाती है, जिन्हें ब्रैक्ट्स यानी सहपत्र कहा जाता है। ये सहपत्र सघन रूप से व्यवस्थित रहते हैं। नीचे की तरफ के सहपत्र एक दूसरे के काफ़ी पास पास व्यवस्थित होकर इनवोल्यूकर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये नीचे की तरफ ये इनवोल्यूकर आपको दिखाया गया है। जबकि इस शाखा के टॉप पोर्शन, ऊपरी पोर्शन की तरफ स्थित 2 ब्रैक्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके पेरीएंथ का निर्माण करते हैं। पेरीएंथ वाले भाग में 10 से 15 तक आर्किगोनिया व्यवस्थित रहती है। यहाँ पर आपको इस वाले डायग्राम में पेरीएंथ के घेरे में आर्किगोनियल ब्रांच के शीर्ष पर आर्किगोनिया का एक समूह दिखाया गया है। आर्किगोनिया का विकास एक्रोपेटल सक्सेशन यानी अग्राभिसारी क्रम में होता है, जिसका मतलब है कि जो मैच्योर यानी परिपक्व आर्किगोनिया है, ये परिपक्व आर्किगोनिया आधार की तरफ एवं नवीन आर्किगोनिया शीर्ष की तरफ विद्यमान रहती है। जैसे ये आर्किगोनियल ब्रांच का टिप पोर्शन है। यहाँ पर ये 2 ब्रैक्ट जुड़ करके शीर्ष की तरफ ये पेरीएंथ बना दिया है और इस टिप वाले भाग पर जब आर्किगोनिया का विकास होगा तो ये सबसे पहले विकसित होने वाली आर्किगोनिया, ये उसके बाद वाली और ये सबसे बाद वाली, यानी कि यंगेस्ट आर्किगोनिया बिल्कुल टिप पर है।
अंतिम आर्कीगोनिया के निर्माण के दौरान इस आर्कीगोनियल ब्रांच की एपिकल कोशिका जो इसकी वृद्धि कर रही थी वह आर्कीगोनिया के निर्माण में प्रयुक्त हो जाती है। इस कारण अंतिम आर्कीगोनियम के निर्माण के साथ ही आर्कीगोनियल ब्रांच की वृद्धि रुक जाती है। यहाँ पर ये वही डायग्राम को वापस एनलार्ज करके आपको दिखाया गया है। ये ए वाला जो डायग्राम है वह फीमेल प्लांट का है, इसका यह मेन एक्सिस है और यह आर्कीगोनियल ब्रांच है। इस आर्कीगोनियल ब्रांच के पर ये लोअर जो ब्रैक्ट्स है, ये वाले जो लोअर ब्रैक्ट्स है, इन्होंने एक चक्र बना लिया है जिसे परिचक्र या इनवोल्यूकर कहा जाता है और शीर्ष वाले दो ब्रैक्ट आपस में फ्यूज हो गए हैं और इन्होंने फ्यूज होकर के एक कप के समान संरचना का निर्माण कर लिया है जिसे पेरीएंथ कहा जाता है। टिप वाले पोर्शन पर ये स्त्रीधानियों का विकास अग्राभिसारी क्रम में दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी आपको एक आर्कीगोनियम, एक स्त्रीधानी के विकास की क्रमिक अवस्थाएं दिखाई गई है। अब देखते हैं एक मैच्योर आर्कीगोनियम की संरचना। पोरेला की आर्कीगोनियम भी अन्य ब्रायोफाइट्स के समान ही दो भागों में विभेदित है। आधारीय भाग वेंटर कहलाता है और इसका ऊपरी भाग नेक कहलाता है। पोरेला की आर्कीगोनियम में वेंटर एवं नेक लगभग समान व्यास के होते हैं, जबकि रिक्सिया एवं मार्केंसिया में वेंटर का व्यास नेक के व्यास की तुलना में काफ़ी अधिक था। इसके आर्कीगोनियम की एक और विशेषता है कि इसके वेंटर एवं नेक के आधार की तरफ जो सुरक्षात्मक आवरण है वह 2 लेयर्ड होता है। देखिए यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक का जो ये सुरक्षात्मक आवरण है वो 2 लेयर्ड है, इसके बाद में ये सिंगल लेयर्ड है। चूँकि पोरेला जंगरमैनिएल्स का सदस्य है एवं जंगरमैनिएल्स के सदस्यों में नेक का निर्माण नेक सेल्स की 5 उदग्र पंक्तियों द्वारा होता है। ये 1, 2, 3, ये चौथी वाली और ये 5वीं वाली नेक सेल, ये इस प्रकार से उदग्र पंक्तियों में व्यवस्थित होकर के इस प्रकार से नेक का निर्माण कर लेती है। जबकि रिक्सिया और मार्केंसिया के अंदर हमने देखा था कि इन पंक्तियों की संख्या 6 थी। वेंटर में एक बड़ी एक कोशिका एवं एक छोटी वेंटर केनल सेल पाई जाती है और नेक की गुहिका में लगभग 6 से 8 तक नेक केनल सेल्स विद्यमान होती है।
नेक के शीर्ष पर 4 कोशिकाएं रोजेट रूप में व्यवस्थित रहती है, जिन्हें कवर सेल्स कहा जाता है। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एंथेरिडियम में यानी पुंधानी में एंथेरोजोइड्स का निर्माण हुआ था। ये एंथेरोजोइड्स पुंधानी के स्फुटन से जल में तैरते हुए स्त्रीधानी तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी समय स्त्रीधानी भी परिपक्व हो जाती है, जिससे स्त्रीधानी का मुख खुल जाता है एवं जल में तैरते हुए द्विकशाभिकीय एंथेरोजोइड्स एग तक पहुंच जाते हैं। कोई एक एंथेरोजोइड एग के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न करता है एवं जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना जाइगोट का निर्माण हो जाता है। यह जाइगोट अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण करके ऊस्पोर में बदल जाता है। इसके साथ ही पोरेला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स।